हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम फिजिक्स से आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 कितना है, चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 से हम आज ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। एंड जितना भी इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा सभी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है तो अब लास्ट तक बने रहिएगा। आपका फिजिक्स चैप्टर 6 से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर से लाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होती है। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह कैसी होती है। ए में वामावर्त, बी में दक्षिणावर्त, सी में कभी वामावर्त कभी दक्षिणावर्त और डी में इनमें से कोई नहीं। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कैसी होती है। तो इसकी दिशा जो आपका होती है वो होती है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी वामावर्त। उसकी दिशा वामावर्त होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न देखिए, आपका 2 नंबर प्रश्न है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। एक चुंबक है जो बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जाती है यदि उसके बाद क्या होगा। देखिए आपका ये चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहे हैं, इसमें से आपका चैप्टर नंबर 5 से लेकर आपको कोई भी चैप्टर छूटा होगा तो उसका लिंक प्लेलिस्ट का लिंक बनाए हुए है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपका जो चैप्टर का छूट चुका है देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। तो सबसे 2 नंबर प्रश्न है कि आपका केवल गतिशील हो यानी एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जाती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, बी में केवल चालक गतिशील हो, सी में चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो और आपका डी में चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। तो क्या हो इसमें, जब इसमें आपका क्या होगा चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तभी ये काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कितना नंबर में, चलिए इसको देखते हैं। देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न में है कि प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। क्या होता है प्रेरण कुंडली से प्राप्त क्या होता है। ए में उच्च धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, बी में है कि निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, सी में प्रबल धारा निम्न विद्युत वाहक बल और डी में निम्न धारा और निम्न विद्युत वाहक बल। प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है। तो प्रेरण कुंडली से आपका एक ही प्राप्त होता है, वो होता है आपका निम्न धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और राइट आंसर आप लोग कमेंट में भी बताते हुए चलेंगे। कोई 4 नंबर में प्रश्न है कि क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। क्षण में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। ए में कि BLV और बी में कि B2L2V और सी में कि 0 और आपका डी में कि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। तो क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आपका ये BLV होता है। BLV इसका हो जाएगा राइट आंसर। आपका चलिए अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो है 5 नंबर में, तो अन्योन्य प्रेरण का SI मात्रक बता दीजिए। अन्योन्य प्रेरण यानी नेचुरल इंट्रोडक्शन का SI मात्रक क्या है। ए में है हेनरी और बी में है कि ओम, सी में टेस्ला और डी में इनमें से कोई नहीं। अन्योन्य प्रेरण का SI मात्रक क्या हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरण का SI मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है अन्योन्य प्रेरण का SI मात्रक हेनरी होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नीचे दिया गया है नियम है, उसमें कौन सा नियम है जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ए में है लेंज नियम, बी में फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, सी में एम्पियर का नियम और डी में इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा जो नियम होगा जो ऊर्जा संरक्षण के नियमों पर आधारित होगा। तो कौन सा नियम, तो ये आपका नियम में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा लेंज का जो नियम होता है ये आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लास्ट तक बन रहिएगा, आपका एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। तो आइए अगला प्रश्न पर। भाई अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न में कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक नहीं है। इनमें से कौन है जो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक नहीं है। ए में कि
TM2, बी में कि WB, सी में कि वोल्ट्स और डी में कि H यानी हेनरी। तो चुंबकीय फ्लक्स अगर एस आई मात्रक पूछ जाए, इसका एस आई मात्रक आपका हेनरी होता है यानी H, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और अब चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर में है। 8वां नंबर प्रश्न क्या है कह रहा है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी भी बिंदु पर क्या उत्पन्न होता है? ए में गुरुत्वीय क्षेत्र, और बी में कि चुंबकीय क्षेत्र, सी में कि वैद्युत क्षेत्र, और डी में कि इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होता है? तो किसी भी बिंदु पर आपका ये उत्पन्न होगा आपका वैद्युत क्षेत्र इसमें उत्पन्न होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आपका है 9 नंबर प्रश्न में, ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर क्या चीज़ का कार्य करता है? तो आप जानते हैं कि तो बिजली के काम तो करवे करता है, लेकिन ए में दिया हुआ है केवल DC, बी में केवल AC, और सी में कि AC और DC दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? यानी AC को DC में बदलता है या DC को AC में बदलता है, क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर का काम है आपका, ट्रांसफॉर्मर का काम आपका ये केवल DC देना, केवल DC देता है, आपका AC वैसी नहीं देता, सिर्फ आपका ये DC देगा। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अब चलिए अगला प्रश्न पर देखिए, अगला प्रश्न 10 नंबर में है। 10 नंबर प्रश्न, ट्रांसफॉर्मर का क्रोड, जब का ट्रांसफॉर्मर का क्रोड होता है वो बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? नीचे पदार्थ दिया हुआ है, इनमें से कौन है? ट्रांसफॉर्मर का क्रोड को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? ए में मुलायम इस्पात, बी में तांबा, सी में कि स्टेनलेस स्टील, और डी में कि अल्निको। ट्रांसफॉर्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे उपयुक्त पदार्थ की बात करें, सबसे उपयुक्त पदार्थ आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मुलायम इस्पात। इससे ज़्यादा उपयुक्त पदार्थ ट्रांसफॉर्मर के क्रोड बनाने में कोई हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आइए अगला प्रश्न पर 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में कि तप्त तार एमीटर मापता है। तप्त तार एमीटर क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है? तप्त तार एमीटर, ए में उच्चतम मान, बी में औसत मान, सी में मूल औसत वर्ग धारा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तप्त तार एमीटर क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का वह क्या मापता है? तो क्या मापता है बताइए? तो यह मापता है आपका औसत मान मापता है। औसत मान आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। औसत मान यह मापता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर जो 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब क्या होगा? किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है, तो तब क्या होगा? ए में कि N1 और N2, बी में कि N2 बड़ा होगा N1 से, सी में कि N2 बराबर N1, और डी में कि N1 बराबर 0। तो क्या होगा? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी N2 बड़ा होता है N1 से। क्या होता है आपका? ये N2 बड़ा होता है N1 से। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपका कितना नंबर प्रश्न है? आपका ये 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इसको। उग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार उग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है और इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? ए में है वामावर्त, बी में दक्षिणावर्त, सी में पहले वामावर्त पुनः दक्षिणावर्त, और डी में पहले दक्षिणावर्त पुनः वामावर्त। तो उदग्र तल में चालक की तार वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है और चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा पूछी जाए, इसकी दिशा आपका होगा ये वामावर्त इसकी दिशा होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न का 14 नंबर में है कि एक सीधा चालक है तो छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज इस तरह रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है और इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? ए में 0 रहेगा, और बी में बढ़ता जाएगा, सी में घटता जाएगा, और डी में कि इसकी दिशा बदलती रहेगी। एक सीधा चालक छड़ जो पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज इस तरह रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या करेगा? इसके सिरों के बीच का विभवांतर आपका क्या करेगा? यह हो जाएगा आपका बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिरों का विभवांतर बढ़ता जाएगा। तो अगला प्रश्न जो है 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है कि
क्या है 15वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रा को इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। ए में टेस्ला, बी में हेनरी, सी में वेबर और डी में की जूल सेकेंड। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? इसकी एसआई इकाई आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वेबर होती है। वेबर इसकी इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आपका 16वां प्रश्न है, डायोनेमा के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनोमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। ए में की धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, सी में प्रेरित चुंबकत्व पर और डी में की प्रेरित विद्युत पर। डायनोमो का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? डायनोमो का सिद्धांत आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर यह आधारित है। ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर यह आधारित है। अब चलिए अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है। 17वां प्रश्न है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या आर है। एक वृत्ताकार लूप की जो त्रिज्या है वह आर है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र की कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और b/8 होगा? ए में कि √2r, बी में 2r, सी में कि √3r और डी में कि 3r। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। √3r इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 18 नंबर में है। 18वां प्रश्न क्या है कि किसी बंद परिपथ का क्या है प्रश्न, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए पहले। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। किसी भी बंद परिपथ का जो प्रतिरोध क्या है 10 ओम है। 10 ओम है। परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स इतना परिवर्तन होता है तो 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा में क्या होगी? इसको बनाना पड़ेगा, तो आप इसको छोड़ दीजिए। और चलिए हम अगला प्रश्न है 19 नंबर में, चुंबकीय फ्लक्स का बीमा सूत्र क्या होता है? बीमा सूत्र भी बनाया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का बीमा सूत्र जान लीजिए। ए में कि ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर और ए इनवर्स स्क्वायर, बी में कि ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर और ए इनवर्स, और बी में कि ml इनवर्स स्क्वायर टी इनवर्स ए, और डी में कि ml2 और t2 और a2। तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स की बीमा की बात करें तो आपका बीमा हो जाएगा ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर और ए इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न जो है आपका 20 नंबर में है। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसको भी देखते हैं कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंज का जो नियम है वह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ए में दिया हुआ है आवेश, बी में संवेग, सी में ऊर्जा और डी में द्रव्यमान। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो वो किस संरक्षण पर? वो आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न जो है आपका ये 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान किससे होता है? आपका प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होती है उसको किसके मान से दिशा का ज्ञान लगाया जा सकता है? ए में लेंज के नियम से, बी में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, सी में बायो-सेवर्ट के नियम से और डी में एम्पियर के परिवर्ती नियम से। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान किससे होता है? तो ये होता है आपका लेंज के नियम से हम उसको ज्ञान कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 22 नंबर प्रश्न है कि एक कुंडली, क्या है प्रश्न है कि एक कुंडली के अंदर लोहे की क्रोड रख देने से कुंडली का स्वप्रेरकत्व में क्या परिवर्तन होगा? ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में समान रहता है और डी में कह नहीं सकते क्या होता है। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रख देने से कुंडली का स्वप्रेरकत्व में परिवर्तन होता है क्या? यह बढ़ता है। क्या करता है? यह बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपका चलिए अगला प्रश्न पर। आपका ये अगला प्रश्न जो है 23 नंबर में है। 23वां नंबर प्रश्न है अन्योन्य प्रेरण, क्या है प्रश्न में? अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान क्या होता है? ए में कि टेस्ला, बी में वेबर, सी में हेनरी और डी में वेबर प्रति मीटर। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक आपका होता है हेनरी। हेनरी इसका मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 24 नंबर के स्वप्रेरण गुणांक का उदाहरण है। ए में ट्रांसफार्मर, बी में चौक कुंडली, सी में विद्युत मोटर और डी में जनित्र। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक ऑप्शन नंबर बी यानी चौक कुंडली होता है। चौक कुंडली इसका मात्रक हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है कितना नंबर यहाँ? 25 नंबर प्रश्न है कि यदि प्रेरकत्व को तथा आर प्रतिरोध को व्यक्त करते रहे तो L/R की विमा क्या होगी? ए में कि
आपका बी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है। इसका बीमा क्या हो जाएगा बताइए कमेंट में। इसका जवाब आपको कमेंट बताना है। तो आपका 26 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्मर उदाहरण है। ट्रांसफॉर्मर किसका उदाहरण है? इनमें कि स्व प्रेरण गुणांक का, बी में अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, सी में लेंज के नियम का और डी में न्यूटन के नियम का। ट्रांसफॉर्मर किसका उदाहरण है? ट्रांसफॉर्मर आपका स्व प्रेरण गुणांक का यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ख़त्म ही होने वाला है और चलिए हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का यह 27 नंबर प्रश्न है। एक कुंडली के लिए स्व प्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है। उसमें विद्युत धारा के प्रवाह की दर 103 एम्पीयर सेकेंड है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है इनमें 1 वोल्ट, में 2 वोल्ट, इसमें 3 वोल्ट और डी में 4 वोल्ट। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका 2 वोल्ट। 2 वोल्ट इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो अब चलिए अंतिम नंबर प्रश्न पर अब आ चुके हैं। अंतिम नंबर प्रश्न है 28 नंबर में कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 मीटर घटकर 1 मीटर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? इनमें 9 वोल्ट, बी में 0.09 वोल्ट, सी में 0.9 वोल्ट और डी में 90 वोल्ट। तो एक कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 मीटर से घटकर 1 मीटर हो जाता है। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें तो आपका ये हो जाएगा 0.9 वोल्ट। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। हमने आपको कितना क्वेश्चन बताया? आपको हम 28 क्वेश्चन बता चुके हैं। 28 क्वेश्चन बताए, इसमें से आप कितना सही कर पाए? एक बार इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। कमेंट में इसका बताना है कि आप इसमें से कितना आपसे सही हुआ, कितना सही कर पाए। अच्छा चलिए वीडियो को आप